नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी अयोध्या में बड़ी साजिश के खुलासे की, पंजाब में दो वर्गों में हुए टकराव की, जानेंगे मोहन भागवत ने किसे बताया अशांति का जिम्मेदार, बीजेपी और जेडीयू में क्यों बढ़ रही है तकरार, बात करेंगे जिग्नेश मेवाणी को मिली जमानत की, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बड़े प्लान की और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में हुए एक और घोटाले के खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार पर बरसी महाराष्ट्र सरकार, मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने उठाया पेट्रोल डीजल पर वैट का मुद्दा, कहा महाराष्ट्र के साथ अन्याय बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, 2 सप्ताह के भीतर जेल में सरेंडर करें कैदी। ये आदेश केरल के उन कैदियों को दिया है जो कोरोना महामारी के कारण पैरोल पर चल रहे थे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का आया बयान, मोदी सरकार को घेरते हुए बोली महबूबा, धर्म के नाम पर इस्तेमाल हो रहे बुलडोजर, देश में हिंदू मुस्लिम का खेला जा रहा खेल। शेयर बाजार में दर्ज हुई गिरावट, सेंसेक्स 460 अंक की गिरावट के साथ 57,061 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 143 अंक की गिरावट के साथ 17,103 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशें चल रही हैं। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है, जांच से पहले ही एक समुदाय को दोषी तक बता दिया जाता है। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ है जिससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। घटना अयोध्या की है और तार जहांगीरपुरी से जुड़े हैं। तो क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार कुछ शरारती तत्व जिन्होंने जालीदार टोपी लगा रखी है, ये लोग सड़क पर आपत्तिजनक पर्चे फेंक रहे हैं। वीडियो में इन लोगों को धार्मिक स्थलों पर मांस के टुकड़े फेंकते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो इस मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि पकड़े गए आरोपी हिंदू योद्धा संगठन से जुड़े हुए हैं और घटना का मास्टरमाइंड महेश मिश्रा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने अब तक प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न व विमल पांडे को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। आरोपियों ने मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक सामान फेंककर तनाव पैदा करने की कोशिश की, लेकिन घटना के सीसीटीवी में कैद होने से इसका खुलासा हो गया। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी खुद चाहते थे कि वो ऐसा करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए, इसलिए उन्होंने इलाके की ऐसी 2 मस्जिदें चुनी जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा ने ही लाल बाग में पर्चे छपवाए थे, वहीं प्रत्युष श्रीवास्तव ने धार्मिक किताब और टोपी खरीदी थी। फिर सामान जुटाया गया और 26 अप्रैल को कश्मीरी मोहल्ला मस्जिद और फिर दूसरी मस्जिद में आपत्तिजनक सामान फेंका गया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए टकराव का बदला लेना चाहते थे। दिल्ली में हनुमान जयंती पर माहौल खराब किया गया, इसलिए उन्होंने ईद पर माहौल खराब करने का समय चुना था। पुलिस ने सभी आरोपियों पर धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का मामला दर्ज किया है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी से आरोपी पकड़े गए, नहीं तो आरोप एक समुदाय पर ही लगा दिया जाता और शायद कुछ बेकसूर लोग गिरफ्तार भी कर लिए जाते। माहौल खराब करने की कोशिश सिर्फ यूपी में ही नहीं हो रही है, बल्कि दूसरी जगह भी ऐसे प्रयास चल रहे हैं। आज पंजाब को फिर से सुलगाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देश में रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में जमकर बवाल मचा था, जिस पर विदेशों तक सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। लेकिन निंदा के बावजूद अब तक झड़प के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज पटियाला में शिवसेना के खालिस्तान विरोधी जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल पटियाला में शिवसेना के पंजाब कार्यकारी प्रधान हरीश सिंगला की देखरेख में आर्य समाज चौक से मार्च शुरू हुआ। शिव सैनिक कार्यकर्ता खालिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए बढ़ रहे थे। हरीश सिंगला ने कहा कि शिवसेना कभी भी पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देगी और न ही किसी को खालिस्तान का नाम लेने देगी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी सड़क पर आ गए और दोनों ओर से स्थिति तनावपूर्ण बन गई। बताया जा रहा है कि शिवसेना ने एक दिन पहले खालिस्तान के खिलाफ मार्च निकालने की घोषणा की थी, इसलिए पुलिस पहले से ही मुस्तैद हो गई थी। पुलिस ने अनहोनी की आशंका के मद्देनजर शिव सैनिकों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी थी। जब दोनों संगठन के लोगों की झड़प शुरू हुई
तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लोगों को खदेड़ दिया। वहीं इस घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पटियाला में झड़प की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने डीजीपी से बात की, इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। हम किसी को भी राज्य में अशांति पैदा नहीं करने देंगे। पंजाब की शांति और सद्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज पटियाला में ये दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक झड़प दो समूहों के बीच नहीं बल्कि दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच थी। एक तरफ शिवसेना और कांग्रेस के लोग थे और दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे। तो पंजाब की सत्ता में नई आई आपने अभी से हालात के लिए कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि सीएम मान इन हालात को किस तरह संभालते हैं। पंजाब पुलिस की सक्रियता से मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। फिलहाल पंजाब में शांति है, लेकिन इस शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिशें हर स्तर पर हो रही हैं। सरकार में बैठे लोग हों या फिर संघ से जुड़े संगठन एक खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं और अब तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संकेतों में एक खास समुदाय पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है मोहन भागवत ने, देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अक्सर ही अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं और वो अपने बयानों में किसी न किसी तरह एक विशेष समुदाय को टारगेट करते नजर आते हैं। उसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे उनकी मानसिकता और मंशा सामने आ रही है और अब उनके इस बयान पर सियासत होना लाजमी है। दरअसल भागवत ने ये बयान पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा के संदर्भ में दिया है। भागवत ने चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा कि जिस समाज को हिंसा प्रिय है, वर्तमान में वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। मोहन भागवत का ये बयान पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सामने आया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों से दो समुदायों के बीच झड़प की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर सजा के नाम पर घरों पर बुलडोजर चलवा दिए थे। हालांकि सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई थी, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार की इस कार्रवाई की निंदा कर रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष का आरोप है कि ये कार्रवाई मुस्लिम समुदाय को डराने के लिए की गई है, जहां पहले ही अपनी इस कार्रवाई के चलते बीजेपी घिरी हुई है। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान ने उसकी कार्रवाई को सही बताने की कोशिश की है। साथ ही उनके इस बयान से बीजेपी और आरएसएस की मंशा भी जाहिर हो रही है कि वो किस तरह लोगों में डर और खौफ पैदा करना चाहते हैं। खैर, देश में चल रही नफरत की ये आंधी कहां जाकर रुकेगी ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इसके परिणाम बेहद खतरनाक साबित होंगे, ये तय है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेत जरूर दे दिया कि भागवत किसके खिलाफ बोल रहे हैं। विपक्ष और बीजेपी को भागवत के संकेत साफ समझ में आ रहे हैं, लेकिन बिहार एनडीए में इस समय जो कुछ हो रहा है उसके संकेत बीजेपी समझ नहीं पा रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सत्ता एनडीए के हाथ से खिसकने वाली है। बदलते वक्त के साथ नेताओं का अंदाज भी बदलता है और तेवर भी बदलते हैं। अब बिहार के सीएम नीतीश के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं, जो सरकार को संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी से ही बगावत के मूड में हैं। तभी तो दिल्ली में होने वाली बैठक से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। उन्होंने अपने कानून मंत्री से मीटिंग अटेंड करने को कहा है। नीतीश कुमार के इस इनकार को एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल वो बीजेपी के रुख से नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यहां तक कि बीजेपी विधायक विनय बिहारी खुले तौर पर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को हटा दिया जाना चाहिए और उनकी जगह बीजेपी के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उनके कई सहयोगियों का भी यही कहना है कि उनकी आवाजें और तेज होती जा रही हैं। इस बीच नीतीश कुमार अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए वो आरजेडी से भी करीबी बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी को खुद छोड़ने आए। मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तुलना में तेजस्वी यादव को अधिक गर्मजोशी से बधाई देते देखा गया। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने दावा किया कि वो केवल अच्छे मेजबान की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन मेल मिलाप की तस्वीरें अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। इसी के साथ ही बीजेपी से नीतीश की दूरी भी बढ़ती जा रही है, जो सरकार के लिए ठीक नहीं है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी करीब आते दिख रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बीजेपी की मुश्किलें गुजरात में भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दलित नेता और राज्य के विधायक जिग्नेश मेवानी उसकी मुश्किल बढ़ाने की तैयारी में हैं। असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जिग्नेश को जेल में रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन कोर्ट के आगे असम पुलिस की दाल नहीं गली। तो क्या दिया कोर्ट ने फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। आज का दिन दलित नेता और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी के लिए राहत लेकर आया है। पिछले दिनों जिग्नेश को एक मामले में मिली जमानत के बाद
फौरन एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। जिग्नेश की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने गैर कानूनी बताया था, तो वहीं जिग्नेश ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया था। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम की एक अदालत ने एक महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी के आरोप में जमानत दे दी है। विधायक पर असम पुलिस की एक अधिकारी ने बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में केस दर्ज कर जिग्नेश को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब अदालत ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट के मामले में विधायक जिग्नेश मेवानी को जमानत दे दी थी। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को पहली बार पिछले गुरुवार को गुजरात के पालनपुर से असम पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया था, जब असम के कोकराझार के एक लोकल बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। मेवानी पर सोशल मीडिया में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगा था। पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में जिस दिन जमानत मिली उसी दिन मेवानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। उन्होंने मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया है। वे व्यवस्थित रूप से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने रोहित वेमुला के साथ किया, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ किया, अब वो मुझे निशाना बना रहे हैं। खबरों की माने तो जिग्नेश 30 अप्रैल को जेल से बाहर आ सकते हैं। जिग्नेश और बीजेपी की अदावत काफी पुरानी है। आपको बता दें कि मेवानी के समर्थन में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था। बीते रविवार को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा और विधायक दिंगता बर्मन एस.के. रशीद ने पार्टी कार्यालय से कोकराझार पुलिस थाने तक एक मौन मार्च निकाला था। जिग्नेश मेवानी गुजरात के बडगांव से निर्दलीय विधायक हैं। वो पेशे से एक वकील हैं और पूर्व पत्रकार हैं। जिग्नेश दलित आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। बीजेपी को गुजरात में हार का डर लग रहा है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ राज्य में चेहरा बने नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी की चिंता सिर्फ गुजरात में ही नहीं दिख रही, बल्कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। हिमाचल में चुनाव गुजरात के साथ होना है और यहाँ कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कुछ महीनों पहले उपचुनावों में बीजेपी को मात देने वाली कांग्रेस अब विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हाल ही में राज्य कांग्रेस इकाई में फेरबदल किया गया और प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं और उन्होंने उपचुनावों में कांग्रेस के सभी गुटों को साथ लेकर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय आलाकमान को दे दिया था। लिहाजा इस बार विधानसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी प्रतिभा सिंह को दी गई है, लेकिन वो मामूली तरीके से इस पद को नहीं संभालेंगी, बल्कि एक बड़े समारोह में जश्न के साथ अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगी। बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह अपनी नियुक्ति के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार जताने जल्द ही दिल्ली आएंगी। दिल्ली से लौटते ही स्वागत समारोह शुरू होंगे। शिमला के चौड़ा मैदान में रैली के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रतिभा सिंह अध्यक्ष पद संभालेंगी। इस मौके को खास बनाने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं को बुलाने की योजना बनाई गई है। अनुमान है कि मई के पहले हफ्ते में प्रतिभा सिंह अध्यक्ष का पद संभाल सकती हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य को फिर से जीतने के लिए लगातार रणनीतियां बना रही है और उसके बड़े नेताओं की रैलियां राज्य में हो रही हैं। वहीं पंजाब जीतने के बाद आपकी नजर हिमाचल प्रदेश पर भी है। अरविंद केजरीवाल की यहां रैली हुई और अब इन दोनों के मुकाबले कांग्रेस भी अपना दम दिखाने को तत्पर है। इसलिए अध्यक्ष पद ग्रहण समारोह को खास बनाने की योजना बनाई गई है, ताकि प्रदेश में पार्टी के सभी गुट इस कार्यक्रम के जरिए एक मंच से अपनी ताकत दिखाएं। जश्न की इस रणनीति से कांग्रेस को कितना फायदा होता है, यह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में एक और घोटाले की। देश की सत्ता संभालने के वक्त पीएम मोदी ने एक नारा दिया था और देश की जनता से वादा किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अब मोदी राज में इसके उलट ही देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई घोटाले सामने आ रहे हैं। अब मोदी सरकार में हजारों करोड़ का दाल घोटाला सामने आया है। अब इस घोटाले को लेकर मोदी सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी को देश की सत्ता संभाले 8 साल हो चुके हैं। इन सालों में पीएम मोदी के हर नारे और वादे सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। कांग्रेस ने गरीब परिवारों और सेना को दी जाने वाली दालों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के कारण केंद्र सरकार को 4600 करोड़ रुपए की चपत लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दाल के खेल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने 2018 में दालों की दलाई के लिए पुरानी टेंडर प्रक्रिया को बदलते हुए नई टेंडर प्रक्रिया जारी की, जिसके कारण ये घोटाला हुआ, जबकि केंद्र सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात से इनकार कर रही है। सिंघवी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नाफेड ने दालों की दलाई और उनकी पॉलिशिंग के लिए दाल मिलों के साथ जो करार किया, उसकी प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी हुई। कांग्रेस ने कहा कि इस पूरे खेल में
4600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सिंघवी ने कहा कि पुरानी प्रक्रिया में नाफेड साबुत दलहन को खरीदकर दाल मिलों से उनकी दलाई, पॉलिशिंग और ढुलाई आदि की प्रक्रिया पूरी करता है। 2018 से पहले सरकार इस काम के लिए दाल मिलों को पैसा देती थी। इस काम के लिए सबसे कम पैसे की बोली लगाने वालों को ठेका दिया जाता था। नीलामी की इस प्रक्रिया को फ्लोर रेट या लोअर रेट प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस का कहना है कि इस सिस्टम में खामी ये है कि इसमें कोई लोअर लिमिट नहीं रखी गई, यानी सरकार ने ये बंदिश नहीं लगाई कि न्यूनतम इतने किलो से कम बोली नहीं लगाई जा सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि नई प्रक्रिया के बाद छोटी दाल मिलों के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की गुंजाइश ही नहीं बची। केवल बड़ी कंपनियां ही इसमें बोली लगा सकती थी और बड़ी कंपनियां आपस में मिलकर कम से कम दाल लौटाने की मात्रा तय करती हैं और बाकी बचा हुआ माल खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग और भारत सरकार की एक स्वायत्त रिसर्च एजेंसी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC ने इस प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया है। हालांकि इन आरोपों के बारे में सरकार कुछ भी कहने से बच रही है, यानी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।